फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रबंधीय लेखांकन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है, प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है। अब देखिए किससे संबंध रखता है, ये दो चीजों से संबंध रखता है। किस किस से कि एक तो मात्रात्मक सूचनाओं से, एक होता है आपका गुणात्मक सूचनाओं से। मात्रा मतलब उन्हें मात्रा में कैलकुलेट किया जाता है, अमाउंट में। ठीक है, मात्रा मतलब यूनिट में, ठीक है, क्वांटिटी में। ठीक है, और एक गुणात्मक मतलब उसके गुण को देखकर। ठीक है, तो दो मात्राएं होती हैं आपकी, क्या हुए तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचनाओं से। ठीक है, अब देखिए कीमत स्तरों में परिवर्तन के लिए लेखांकन का संबंध होता है। कीमत स्तरों को मतलब कम या बढ़ाने के लिए, उसके परिवर्तन करने के लिए उसमें लेखांकन का संबंध होता है स्फृति लेखांकन से। ठीक है, अब स्फृति लेखांकन क्या होता है? स्फृति लेखांकन होता है आपका मुद्रा में परिवर्तित होने वाला, अमाउंट में, पैसे में परिवर्तित होने वाला लेखांकन। ठीक है, अब होता है प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? परिपूरक होते हैं। ठीक है, परिपूरक मतलब होता है कि पूर्ण रूप से भर देने वाले, मतलब पूरा संतुष्टि देने वाले। ठीक है, निर्माण करें या खरीदे के निर्णय में किसका ध्यान नहीं रखा जाता? किसका ध्यान नहीं रखा जाता? निर्माण करें या खरीदे के निर्णय में नहीं रखा जाता अपरिवर्तित स्थिर लागत का, जो चेंज नहीं होती है वो वाली लागत का। ठीक है, अपरिवर्तित स्थिर लागत। स्थिर लागत के बारे में तो हमने आपको बताया था कि फिक्स रहती है वो लागत। ठीक है, लेकिन अपरिवर्तित होती है, जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, व्यवसाय क्या है? अब व्यवसाय का वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है व्यवसाय के बारे में, है ना, कि व्यवसाय क्या है, लेकिन हम जहां लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ दो चीजें इंडिकेट करेंगे व्यवसाय को, कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय है आपका उद्योग और वाणिज्य। उद्योग मतलब जो बिजनेस आपकी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी आपकी क्या होती है, कंपनियां होती हैं वो। और वाणिज्य मतलब होता है कॉमर्स से। ठीक है, कॉमर्स में जितनी भी चीजें आती हैं वो व्यवसाय कहलाती हैं आपकी। ठीक है, अब होता है क्षैतिज विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। क्षैतिज विश्लेषण के रूप में क्या जाना जाता है? क्षैतिज का मतलब होता है बड़ा, मतलब जो बड़ा एरिया है, बड़े तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बड़ा। अब इसके रूप से क्या क्या किस रूप को जाना जाता है? इसको जाना जाता है गत्यात्मक। ठीक है, गत्यात्मक विश्लेषण को और प्रवृत्ति विश्लेषण को। गत्यात्मक विश्लेषण का मतलब क्या होता है? गत्यात्मक विश्लेषण का मतलब होता है गतिशील करने वाला। मतलब क्या हो? जो चलता रहता हो, बढ़ता रहता हो, कम होता रहता हो। ठीक है, गतिशील होता रहता हो। ठीक है, और प्रवृत्ति का मतलब होता है उसकी क्वालिटी दिखाने वाला। ठीक है, बराबर है क्या मतलब क्या होता है कि जिसे हम संचालक का मतलब होता है ऑपरेट करना। ठीक है, उसके रोकड़ बराबर है। क्या आएगा इसमें? किसके बराबर होती है रोकड़? रोकड़ होती है संचालक के लाभ में प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है किसमें? चालू संपत्तियों में, चालू संपत्तियां या चालू दायित्व। ठीक है, चालू संपत्ति चालू दायित्व में क्या हो रही है? वृद्धि या कमी। ठीक है, चालू संचालक के लाभ में जोड़ेंगे या घटाएंगे? अगर वृद्धि हो रही है जोड़ेंगे, और अगर कमी हो रही है घटाएंगे। किसको? चालू संपत्ति चालू दायित्व को। तो क्या होगा आपका? तब ये संचालक के रोकड़ के बराबर होगा। ठीक है, अब है पूंजी बराबर होती है। किस चीज के बराबर होती है पूंजी? किसके बराबर होती है? पूंजी होती है आपकी स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति आपको पता ही है, फिक्स जो होती है, जो आपकी चेंज नहीं होती, जैसे मशीन, फर्नीचर। ठीक है, या फिर मशीन, फर्नीचर, ख्याति। ठीक है,
और क्या चीजें हो सकती है? ख्याति, आपको पता है क्या होता है? ख्याति होता है किसी की गुडविल, जैसे किसी भी इंसान का कोई भी नाम जो आपका बहुत टाइम तक चलता रहता है वो कहलाती है आपकी ख्याति। ठीक है, तो इसमें आती है स्थायी संपत्ति में मशीन, फर्नीचर, ख्याति, भूमि, प्लांट, ये सारी चीजें क्या होती है आपकी स्थायी, जो आपकी एक ही जगह फिक्स रहती है। ठीक है, तो स्थायी संपत्ति प्लस शुद्ध कार्यशील, शुद्ध कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम लायबिलिटी में से किसको घटाएंगे? संपत्ति को, है ना। शुद्ध चालू करंट लायबिलिटीज में से करंट संपत्ति को घटाने पर क्या निकलती है? आपकी कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो पूंजी बराबर किसकी होती है? स्थायी संपत्ति और प्लस कार्यशील पूंजी की। ठीक है, अब प्राधिकार और प्रत्यायोजन का क्या परिणाम होता है? प्राधिकार का मतलब होता है आदेश देने वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्राधिकार के प्रत्यायोजन का क्या परिणाम होता है? पहले देखिए, प्राधिकार होता क्या है? प्राधिकार होता है कोई भी इंसान जो आदेश देता है, आदेश देने वाला। ठीक है, और प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि उच्च अधिकारी जो अपने नीचे कर्मचारियों को या नीचे लोग रहने वाले लोगों को आदेश देता है, वो वाला। ठीक है, तो जो क्या है, एक उच्च अधिकारी जो नीचे काम करने वाले लोगों को क्या आदेश, उनके आदेश का क्या परिणाम निकलता है? ठीक है, उनके आदेश का क्या परिणाम निकलता है? उपचारात्मक। उपचारात्मक मतलब सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब होता है कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? कार्यात्मक संगठन का अर्थ क्या होता है? किसी भी संगठन में अपने कार्य को, किसी भी संगठन को कार्य में विभाजित कर देना, है ना। संगठन में क्या करना? कार्य को विभाजित कर देना, मतलब अलग अलग काम करेंगे बहुत सारे लोग मिलकर। ठीक है, ग्रुप में काम करेंगे, तो इसका होता है कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? संगठन में कार्य को विभाजित करना। ठीक है, अब समन्वय का अर्थ क्या होता है? समन्वय का अर्थ होता है किसी भी ग्रुप को एक मिलकर कार्य करना। ठीक है, क्या करना? एक रूपता लाना, किसी भी कार्य को मिलकर कार्य करना समन्वय कहलाता है आपका। तो क्या होगा इसका? संगठन में एक रूपता लाकर कार्य करना, एक रूपता लाकर कार्य करना। ठीक है, देखिए, नियंत्रण किसके बिना संभव नहीं होता, मतलब कंट्रोल करना किसके बिना संभव नहीं होता? योजना के बिना। आप जब तक कोई योजना नहीं बना लेते तब तक आप किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि किस चीज को कैसे करना है। ठीक है, तो किसके बिना नहीं होता? योजना के बिना। योजना के बिना। ठीक है, अब है आपका रेखा संगठन का प्रमुख गुण क्या होता है? रेखा मतलब होता है जो भी संगठन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन लाइन से काम करते हैं, मतलब इक्वल वाइज बटे हुए होते हैं उनके। ठीक है, तो रेखा संगठन का प्रमुख गुण होता है सुस्पष्ट एवं निश्चित, सुस्पष्ट एवं निश्चित उत्तरदायित्व। सुस्पष्ट मतलब अच्छे तरीके से स्पष्ट किया हो, समझ में आना चाहिए उस तरीके से, और निश्चित मतलब डिसाइड किया हो। ठीक है, विवेकीकरण का संबंध क्या है? विवेकीकरण का संबंध होता है सहनशील। विवेक मतलब जिसके अंदर सहनशील की सत्ता ज्यादा होती है। ठीक है, विवेकीकरण का संबंध किससे है? वैज्ञानिक प्रबंध से। किससे है? जो वैज्ञानिक प्रबंध, जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध से। जो वैज्ञानिक तरीके से आपको प्रबंध बनाए जाते हैं, मतलब उसको अरेंजमेंट किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके का मतलब होता है टेक्निकल चीजों से। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सामूहिक मतलब होता है जो ग्रुप में सौदेबाजी की जाती है, वो किसने दिया था? वो कहा था आपने डनलप ने, ठीक है, किसने कहा था? डनलप ने। ठीक है, अब प्रभुत्व की एक रूपता का क्या अर्थ है? प्रभुत्व क्या मतलब होता है? प्रभुत्व का मतलब होता है शासन।
क्या होता है? प्रभुत्व का मतलब होता है शासन। अब इसकी एक रूपता क्या होता है? जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर केवल एक अधिकारी का कार्य करना या एक अधिकारी के लिए उत्तरदायित्व होना। मतलब सीधे सीधे लिख देते हैं, फिर बताते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों के एकमात्र कर अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। देखिए, अधीनस्थ मतलब होता है जो कर्मचारी आपके अधिकारी के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी के एकमात्र अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है, उनके प्रति एक ही अधिकारी होना चाहिए जो उनसे काम करा सके। ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं उनसे क्या करा सके? जो उनके अधीन काम करते हैं, इनके अंदर काम करते हैं, उन कर्मचारियों के अंदर केवल एक ही उनका मालिक होना चाहिए जो उसे काम करा सके। ठीक है, प्रदत्त का सिद्धांत, एक रूप का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, का सिद्धांत किसके द्वारा खंडित होता है? प्रभुत्व का मतलब होता है, हमने बताया था प्रभुत्व का मतलब होता है शासन से। ठीक है, अब जो हमने अभी पहले बताया था कि प्रभुत्व का सिद्धांत होता क्या है, हमने बताया था कि अधीनस्थ कर्मचारी का केवल एकमात्र अधिकारी होना चाहिए, वो ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये खंडित हो जाता है जब आपकी क्रियात्मक संगठन आपकी विधि लागू होती है। क्या हो जाता है? क्रियात्मक संगठन विधि लागू होती है, क्योंकि जब आपके पास क्रिया होगी या काम करने, आपके पास काम करने के लिए बहुत सारा काम होगा तो आपको एक अधिकार नहीं बहुत सारे अधिकारी मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है? प्रभुत्व का सिद्धांत खंडित हो जाता है। ठीक है, अपवाद द्वारा प्रबंध का क्या अर्थ है? अपवाद द्वारा प्रबंध का अर्थ क्या है? उच्च अधिकारियों द्वारा। देखिए, अपवाद द्वारा प्रबंध का क्या अर्थ है? कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं ही उच्च अधिकारी द्वारा देखी जाए। कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं ही उच्च अधिकारी द्वारा देखी जाए। ठीक है, ये अपवाद है प्रबंध का। ठीक है, केवल यही अपवाद है जिसके बस के उच्च अधिकारी द्वारा उसकी क्या समस्याएं देखी जाए, महत्वपूर्ण समस्याएं। ठीक है, अब ग्रेप वाइन को अन्य किस नाम से जाता है? ग्रेप वाइन का वैसे मतलब होता है अंगूरों की बेल। ठीक है, अंगूरों का छल्ला जो छल होता है। ठीक है, तो ग्रेप वाइन, यहाँ पे ग्रेप वाइन का मतलब क्या है? आंतरिक संवहन से। ग्रेप वाइन का अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक संवहन के नाम से। का मतलब होता है ले जाना, अंदर ले जाना, मतलब आंतरिक अंदर ले जाना। ठीक है, अब नियंत्रक के विस्तार को किस नाम से क्या कहा जाता है? नियंत्रक के विस्तार में एक वरिष्ठ अधिकारी केवल क्या कर सकता है? सीमित संख्या में ही कारकों पर ध्यान दे सकता है। ठीक है, कर्मचारी की सीमित संख्याओं पर ही क्या कर सकता है? कार्यों पर ध्यान दे सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी सीमित संख्या में ही कारकों पर ध्यान दे सकता है। मतलब क्या हो रहा है कि एक वरिष्ठ मतलब बहुत जो बड़ा अधिकारी है वह केवल सीमित संख्या में, मतलब थोड़ा से ही काम को देख सकता है, बहुत सारे काम को नहीं देख सकता। ठीक है, अब है ओ और एम का क्या अर्थ है? देखिए, ओ का अर्थ तो हमेशा होता है ऑफिस। ठीक है, ऑफिस इसमें मैनेजमेंट में किससे है? काउंटिंग में। ओ का अर्थ क्या है? ऑफिस से। ऑफिस और मैनेजमेंट। ठीक है, का ये इसका अर्थ क्या है? ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट में मतलब प्रशासनिक। ठीक है, तो ऑफिस और प्रशासनिक क्षमता। ठीक है, देखिए एक सिद्धांत की क्या मान्यता है? एक सिद्धांत क्या कहता है? एक सिद्धांत कहता है कि एक औसत व्यक्ति, जो एक समान व्यक्ति होता है, वह कार्य करना नहीं चाहता। तो क्या कहता है?
एक सिद्धांत कहता है एक औसत व्यक्ति मूलतः कार्य करना नहीं चाहता। ठीक है, आत्मवादी नेता का प्रमुख कार्य क्या है? जो अच्छा नेता होता है, आत्मवादी मतलब आत्मा से नेता होता है, ठीक है, तो उसका कार्य होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उसका क्या होता है? उद्देश्यों को निर्धारण करता है वो, ठीक है, फॉलो करता है। प्रबंध लेखा विधि का विषय लगभग कितना वर्ष पुराना है? प्रबंध लेखा विधि में प्रबंध लेखा विधि कब आई थी? तो आई थी 59 साल पहले, ठीक है, 59 साल पहले, ठीक है। अब जे ब्रेटली के अनुसार प्रबंध लेखांकन का संबंध केवल है, किससे है? ब्रेटली के अनुसार प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध केवल है किस चीज से है? व्यवसायिक की क्रियाओं से, ठीक है, जो व्यवसाय के रिलेटेड होती है, व्यवसाय करवाती है उन क्रियाओं से, तो व्यवसायिक क्रियाओं से, ठीक है। अब बोले किसे परंपरागत लेखांकन कहते हैं? किसे कहते हैं परंपरागत? जो परंपराओं को फॉलो करता है, ठीक है, उसे कहते हैं वित्तीय लेखांकन। किसे कहते हैं? वित्तीय लेखांकन, ठीक है। लेखांकन प्रक्रिया का प्रकार होता है, क्या प्रकार होता है? आय और लागत को मिलाना, सुमिलियन करना, ठीक है, तो क्या कहलाता है? आय और लागत का सुमेलन, ठीक है, कॉस्ट को और इनकम को दोनों को बढ़ा देना, ठीक, मिला देना, ठीक है। प्रबंध लेखा विधि का संबंध उन लेखांकन सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी हैं। ये किसने कहा है? रॉबर्ट एन एंथोनी ने। किसने कहा है ये? रॉबर्ट एन एंथोनी, ठीक है। अब बोले प्रबंध लेखांकन का उद्भव किसके मौलिक प्रयत्नों से हुआ? किसके मौलिक प्रयत्नों से हुआ? ये हुआ था जेम्स एच विल्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया? प्रबंध लेखांकन के मौलिक प्रयत्नों को यूज किया, ठीक है, बनाया मतलब, ठीक है। अब प्रबंध उपयोग हेतु बहुत से महत्वपूर्ण समंकों, मतलब बहुत सी महत्वपूर्ण संख्याओं, जैसे बाजार की मांग करना, ठीक है, बाजार की मांग करना, प्रतिस्पर्धा की स्थिति मतलब कंपटीशन मतलब मुकाबले की स्थिति, सामान्य व्यवसायिक दशाएं, जो सामान्य दशाएं होती है व्यवसाय की, वो इंजीनियरिंग डिजाइन, व्यक्तिगत सूचनाएं, ठीक है, इंजीनियरिंग डिजाइन मतलब जो आपकी टेक्निकल डिजाइन बनती है वो चीजें, व्यक्तिगत सूचनाएं और कानूनी नियमन की सीमाएं मतलब कानून बनाने वाली सीमाएं आदि पूर्ति करना लेखाकरण की योग्यता के बाहर है। ये किसका है? ये था आपका लिटी लटन का, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, ठीक है।